आप सुदर्शन न्यूज़ देख रहे हैं। आज ऐसे शख्सियत का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं जिसकी पहचान किसी से छिपी हुई नहीं है। वह बिहार में 5 बार के विधायक रह चुके हैं, 3 बार बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं और 2 बार लोकसभा सदस्य रहने के दौरान भारत सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनका नाम अश्विनी चौबे है। मैं इनसे आज कुछ सवाल कर रहा हूं जिसका जवाब वो खुद अपने मुंह बिंदु से देने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और सुदर्शन चैनल को भी बहुत बहुत बधाई है। और बिहार में आप पहली बार आपने लॉन्च किया है, इसके लिए भी आपको बधाई है। और आप पहला साक्षात्कार हमारा बिहार में ले रहे हैं, इसके लिए भी बधाई है। नहीं, आप सबसे पुराने और भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं। अभी जो धर्म पूछकर गोली मारी गई है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, जो घटना घटी है वहाँ पहलगांव में, ये हृदय विदारक है। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा धरती पर व्यक्ति नहीं होगा जिनको कष्ट नहीं हुआ होगा, चाहे वो कोई देश हो। हिंदुस्तान के अंदर भी सभी, यहाँ तक कि मुसलमान भाई ने भी इसकी निंदा की है और सब लोग भौचक थे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जाति पूछ के आपका धर्म क्या है और उनको पढ़ने के लिए कहा गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, और उतना ही नहीं, कितने लोगों को कपड़े भी खोल करके देखने का काम किया। और तब आतंकवादियों ने गोली से उसको भूंज दिया। ये कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता क्या थी? मानसिकता यह थी कि इस देश के अंदर ऐसा विखंडन हो जाए, एक धर्म के नाम पर इतना बड़ा युद्ध हो जाए कि ये देश टूट जाए। इसी कारण से उसने इतना घृणित काम किया, हिंदू पूछ के, सनातन पूछ करके। ये हमला मतलब यात्रियों पर नहीं था, ये पहलगांव में गए हुए जितने भी टूरिस्ट थे, जो पर्यटक में निकले थे, पर्यटकों पर नहीं था। ये हमला भारत के सनातन समाज पर, हिंदुत्व पर हमला था, भारत की सांस्कृतिक चेतना पर हमला था। सनातन सांस्कृतिक चेतना को तोड़ करके भारत को खंडित किया जाए, भारत के अंदर विद्वेष फैलाया जाए, ये जहर बोने का, ये पाकिस्तान का एक सोची समझी साजिश था, षड्यंत्र था। और पाकिस्तान के जो वहाँ के सैनिक थे, जो वहाँ के सैनिक प्रमुख थे, इन सब लोगों ने इस षड्यंत्र को बोने का काम किया था। और मुझे लगता है कि वो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद यहाँ के किसी भी हिंदू समाज के लोगों ने कहीं भी, कोई भी एक जगह भी कहीं भी सिसकी भी नहीं किया। और न मुसलमान भाई ने उसका विरोध, मतलब मुसलमान भाई स्वयं आगे आकर के उसको कंडेम भी किया। तो मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता इतना अगाध है। वसुधैव कुटुंबकम का देश, पूरा विश्व हमारा एक है। ये हम सनातनी हैं, हमारी संस्कृति सनातन है, इसको कभी तोड़ नहीं सकते हो। और पाकिस्तान, ये क्या हुआ? अब यही समय है, सही समय है। अब ये समय आ गया है कि पाकिस्तान को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी बिहार की धरती पर वो कह के गए। और मुझे विश्वास है, मैंने पहला ही दिन कहा था कि प्रधानमंत्री जी जल्द ही लौट जाएंगे, और ठीक वो तुरंत लौट गए। और प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रेटजी बना करके जो काम आगे करने का किया है, मैं जानता हूं उनके स्वभाव को, इसलिए बड़ी जबरदस्त उन तमाम आतंकवादियों के, मैंने पहला दिन कहा था जिस दिन घटना घटी थी, उनके तमाम बंकर को भी ढाए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा आतंकवादी। और अब जो आ गया, अब वो आ गया है कि पाकिस्तान को भी सबक सिखाने का। और आपका जो पीओके है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जहां माता शारदा की पूजा करने के लिए हम लोग छटपटाते हैं, जो भारत का जम्मू कश्मीर का अंग है, अब पीओके को भी अपना जल्द ही मिलाया जाएगा। भारत के लोग ये चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सभी ये चाहते हैं।
नहीं, जब मेरा ये कहना है कि जब आप चाहते हैं हमारी संस्कृति मजबूत है, आप बोल रहे हैं, तो फिर ये जातिगत जनगणना क्यों? फिर भारत सरकार ने इस पर क्यों आए हैं? भाई देखिए, जातिगत जनगणना कोई नई बात नहीं थी, ये अंग्रेजों के वक्त से चली आ रही है। और देखिए, अंग्रेजों ने इस देश के अंदर मुझे याद है, जहाँ तक वो डाटा 1800 कुछ 61 या किसमें साल याद नहीं है, नहीं शुरू में 1861 में ही। और जो वहाँ की महारानी थी, उन्होंने यहाँ पर जाति गणना का क्या कि जाति गणना का परिवार के 2 लोगों का नाम जान करके और फिर उसको बोला कि इसको 4 से गुना कर दो या 5 से गुना कर दो। ऐसा विभिन्न जातियों का किया था। लेकिन उसके बाद से चलते रहे। अंग्रेज चाहते थे कि जाति में तोड़ दो समाज को, लेकिन उस समय के महात्मा गांधी जी ने या उस समय के जो कांग्रेस थे, नेहरू जी ने भी इसको स्वीकार कभी नहीं किया। बाद में चलता रहा मामला। ठीक है कि इसके पहले 2011 में जो जनगणना भारत सरकार ने कराया मनमोहन सिंह के वक्त में, उसमें जाति जनगणना हुई थी और उस समय उसका खुलासा नहीं किया गया। तो ये कोई बीजेपी ने जाति जनगणना शुरू किया है ऐसा नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक नई सोच है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना करा करके जहां जातियों में दुराव पैदा करने का नहीं, जातियों में उनके विकास, उनके विश्वास को आगे बढ़ाने का, आपस में भ्रातृत्व का प्रेम बना रहे। किंतु जो अशिक्षित है, जो समाज आज भी मतलब आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है, हम उनको आगे बढ़ाते हुए, चाहे अगड़े में भी जो कमज़ोर हैं उनको भी आगे बढ़ाने का भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी ने 10% आरक्षण दिया है। तो मेरी ये मान्यता है कि हम वैसे लोगों में नहीं है जो समाज में कटुता पैदा करने के लिए जाति जनगणना करते हैं। हमारी पार्टी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने सामाजिक विषमता को दूर करते हुए हम सामाजिक समरस के पक्षधार हैं, समरसता के पक्षधार हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के युगदृष्टा, जिन्होंने कहा था, उस समय ही उन्होंने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि हमें ऐसा समाज चाहिए। हम अंत्योदय की बात पहली बार उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा था कि समाज को हमें तोड़ना नहीं है, हमें समाज को एक आदर्श और हमें सनातन काल से जो हमें समाज में मिला है उसको तोड़ने का अधिकार हमको नहीं है। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जनसंघ के संस्थापक रहे, उन्होंने कहा सामाजिक समरस समाज हमारा होना चाहिए, लेकिन हमारा हिंदुत्व का भाव जो है वो कभी कम नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीयता का भाव कभी कम नहीं होना चाहिए। चौबे जी, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, उन्होंने तो कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वो तो कहते थे सबका सुख सबका हित हो। तो मुझे लगता है कि हम इसको कभी ना भूलें कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। जाति समीकरण जो भी किया है पार्टी ने निर्णय, ठीक है, हम उसके लिए नरेंद्र भाई जी को साधुवाद देते हैं, लेकिन कहीं भी वैमनस्यता नहीं आए, कहीं भी आपस में कटुता नहीं आए। समाज को जोड़े रखना है और सबको ये याद रखना है कि हम सनातनी हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो आदर्श है, आडवाणी जी से लेकर के और जोशी जी से लेकर के, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जिस सिद्धांत को हमने तय किया है उस सिद्धांत से हम पीछे नहीं हटने वाले। मेरा कहना है कि आप सनातनी कह रहे हैं और आप अपने बिहार में, अपने विधानसभा क्षेत्र में उस सड़क पे नहीं चल पाते हैं जहाँ पे आपका सरस्वती विसर्जन की मूर्ति जाती हो, जहाँ पे उस, जबकि आपके विधानसभा में भी इस तरह की घटना पूरे बिहार में चर्चित हुआ था। क्या इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ये कभी नहीं होना चाहिए। मैं उसको कंडेम करता हूँ कि हिंदू के लिए अलग सड़क और मुसलमान के लिए अलग सड़क, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये घटना उस समय हुई थी और हमने उसको विधानसभा में भी जोरदार आवाज़ लगाई थी, नहीं होने दिया था। ये ठीक है कि जब मैं बाद में सरकार में आया, उस समय हम सरकार में मंत्री थे, उस समय भी मैंने कैबिनेट में और मैंने विरोध किया। और मुझे लगता है कि ये सोच बदलनी पड़ेगी। और उस समय कुछ एक लाठी नहीं चला था और उस समय आपने दूसरा सड़क बना दिया तो मूर्ति नहीं हट रही थी और मूर्ति तोड़ना पड़ गया
और उस समय कितना बड़ा मतलब दंगा होते होते बच गया। तो ये विवेक की बात है। आखिर ये मानसिकता क्यों नहीं बदल रही है? दरभंगा, मधुबनी, पूरा मिथिला, सीमांचल, या यूँ कहें कि उत्तर बिहार के अधिकांश जगहों पे इस तरह की घटना होती है। नहीं, मुझे लगता है इस प्रकार की घटनाओं में प्रशासन को कुशल, और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनको चुस्त रहने की आवश्यकता है। समाज को भाईचारे का भाव, ये बंधुत्व का भावना जो है, ये जब कम हो जाएगा, और जब कुछ लोग जो विष बमन करने वाले लोग हैं, और जिसको कांग्रेस ने भी किया है, कांग्रेस ने किया, राजद ने किया, तमाम दल के लोग विष बमन कर रहे हैं, तो हम वैसे लोगों में नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी और हम उस सामंतवादी और उस ऐसी गलत व्यवस्था के पोषक हम नहीं हैं। हम समरस समाज के पोषक हैं और सनातन के पोषक हैं। हम सर्वधर्म समभाव को लेकर चलने वाले लोग हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम संगच्छध्वम संबद्धध्वम, सब साथ चलें। ऋग्वेद में जो है, सब साथ चलें, सब मिल के चलें, सबकी वाणी एक हो, सबके विचार एक हों। ये भारत की धरती नहीं, वसुधैव कुटुंबकम। आज G20 प्रधानमंत्री जी ने पिछले बार जो यहाँ किया, आपने देखा, विश्व का ऐसा एक भी देश नहीं था जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को याद नहीं किया होगा। नहीं चौबे जी, वसुधैव कुटुंब की बात बहुत हजारों वर्ष से होती है, लेकिन भारतीय का सीमा, भारत का सरहद छोटा होता गया। कभी हमारी सीमाएं अफगानिस्तान, बर्मा तक थी, आज की सीमाएं कहाँ है? आखिर ऐसा क्यों होता है जो हिंदुत्व पर कुठाराघात होता है? जैसा अभी फिर पहलगाम में हुआ, धर्म पूछ के गोली मारा गया। नहीं, सही बात आपने कहा। ये इसीलिए तो हिंदुत्व को, हम सनातन को अगर भूल जाएंगे, हमारा मूल वही है। हम सनातन और हिंदुत्व को के कीमत पर कभी भी देश को झुकने ना दें, देश को बंटने ना दें। और हमारा जो अखंड भारत का कल्पना है, हम अखंड भारत के, ठीक है कि हमारा भारत खंडित हुआ है, और आज भी मुल्क के अंदर हमारे पाकिस्तान जो हमसे पैदा हुआ, बांग्लादेश जिसको क्या नहीं भारत ने उसके लिए किया, और बांग्लादेश ने जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा, और अभी हिंदुओं को जिस प्रकार से वहाँ से पलायन करना पड़ा, लोगों की माँ बहनों को, इज्जत को। और बांग्लादेश तो छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में क्या नहीं हुआ, सेना भेजने की स्थिति बन गई। तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व और सनातन अगर कमजोर होगा तो इस प्रकार के बवंडर होते रहेंगे। इसलिए हमें सनातन को मजबूत रखना है, सनातन को स्मरण करना है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि मैंने 3-4 महीना पहले सनातन संघ भारत एक पुस्तक मैंने तैयार किया है कुछ लोगों के सहयोग से, और सनातन संघ भारत का पुस्तक को विमोचन और जन चेतना अभियान मैं देश भर में करने वाला हूँ। 3-4 महीना पहले से शुरू किया था करने, थोड़ा बहुत, अभी वो पुस्तक विमोचन नहीं हो पाया, जल्दी होगा। और मैं ये काम बखूबी करने वाला हूँ। अब तो थोड़ा मेरी जिम्मेवारी भी पार्टी में कम है, मंत्री पद के नाते काफ़ी समय होता था, तो भगवान ने जो कुछ भी किया है हमारे लिए अच्छा ही किया होगा। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि जो कल का कश्मीर था वो आज का बंगाल है, और जो आज का बंगाल है वो अभी का सीमांचल है। आप इस बारे में क्या कहें? देखिए, जो कल का कश्मीर था वो आज का कश्मीर हमने 370 को समाप्त करके भारत के आपस के अंदर का भाव को बिठाने का काम किया है। और आज ये कारण है कि आज अगर वहाँ घटना भी घटी तो ऐसा कोई भी मुस्लिम नहीं था जिन्होंने उसका विरोध वहाँ नहीं किया होगा। जम्मू कश्मीर की घाटी में सबको दुख था। तो ये भाव पैदा हमने किया है, हमारी सरकार ने पैदा किया है। उसी प्रकार से बंगाल के अंदर जो आप कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर, अब वो बंगाल, आपने कहा ना कि वो बंगाल अब कश्मीर बन रहा है, आपका कहने का मतलब यही ना। देखो, पश्चिम बंगाल को ये आने वाले दिनों में कोई अपना नाम दुर्भाग्य से बंगाल में तो ममता नहीं रखेगा। जो मातृशक्ति का, ममता मतलब जो हर प्रकार से मातृत्व भाव पैदा करता है, नाम ममता मुखर्जी, और उन्होंने विषमता पैदा किया है। वहाँ जिस प्रकार का मतलब अभी पार्लियामेंट में जो भारतीय कहा जाए आपस का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको समाप्त करके उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानेंगे। ये क्या, किसका द्योतक है? क्यों नहीं मानेंगे? जनता आपको मनाएगी, नहीं तो आपकी हालात वही होगी जो हालात कभी और सारे बड़े बड़े
बांग्लादेश और पाकिस्तान के नेताओं का हुआ था, स्वयं जनता इसका जवाब लेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक है। भाजपा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? देखिए, पार्टी ने जो निर्णय किया है कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, हमने पूरी तरह से तय 2025 में 225 का फार्मूला तय किया है। हमें 225 सीटों से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। जनता का मूड बना हुआ है पूरी तरह से, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए हमारे गठबंधन है, हमने गठबंधन धर्म का पालन सदैव किया है। सत्ता में चाहे अधिक रहो या कम हो, हमारे प्रधानमंत्री जी अटल जी के वक्त से ही ये प्रयोग चला है। और देखिए कि हम उस समय भी 67-68 थे, और उस समय मुख्यमंत्री हमने किनको बनाया। ये ठीक है कि वो आगे पीछे सोचने का दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन हम गठबंधन धर्म का अक्षरशः पालन करते हैं, आगे भी करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे विशाल पार्टी है, 12 करोड़ की पार्टी, और बिहार में सबसे मजबूत संगठन। बिहार में हम सबसे ज़्यादा विधायक हैं, लेकिन जो पार्टी तय करती है, केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है, हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। और अभी हमारा जो नेतृत्व के रूप में है, नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे। अब आगे ये क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता। विपक्ष का कहना है कि वह स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार है। इसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि हम 2025 के चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसको कैसे देखते हैं? भाई देखो, विपक्ष का ये मुखौटा उनका सामने आ गया है। विपक्ष का कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बताइए। उनके यहाँ जो मुख्यमंत्री बनने वाला मटेरियल है, जिसका नाम पता नहीं कहिए, उनके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। 74 आंदोलन में जेपी आंदोलन में हम लोग एक साथ खड़े थे। उस आंदोलन में जेपी ने उनको फटकार करके कमरे से बाहर निकाला था। वो दृश्य भी मैंने देखा था उस बैठक से। और हमने मिल करके शपथ लिया था, जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूब गया, भ्रष्टाचार के गोद में जाके बैठ गया। ये कांग्रेस, जिसने बराबर एक तरह से कहा जाए इस देश के अंदर कांग्रेस ने ही अपराध, हत्या, ये जितने कांग्रेस और राजद के जमाने से आया, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो बीज बोया था वो राजद के द्वारा, वो राजद ने उससे बढ़ के उस बीज का फसल को आगे बढ़ाया। और आज उनके गोद में बैठ करके जो आप कहते हैं कि हत्या, जो 20 साल बिहार ने झेला है, 20 साल झेला है, वो जंगल राज अब बिहार नहीं देखना चाहती है। और जिसके डीएनए में ये बात घुसा हुआ है, भ्रष्टाचारी, क्या वो मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का? वो सपना देख रहा है। मतलब आप नीतीश के नेतृत्व में और चुनाव के बाद फिर उनका नेतृत्व में सरकार बनाएंगे? भाई देखिए, पार्टी ने तय किया है। अब नीतीश जी कहते हैं कि नहीं हम नहीं बनेंगे, तो वो नीतीश जी पर है। नीतीश जी एनडीए के घटक दल के नेतृत्व हैं। अब और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश चल रहा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार में एनडीए का जो भी, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम देश को आगे ले जाएंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। बिहार को भी आगे ले जाएंगे। और बिहार में सब प्रकार के हमारे पास में संसाधन है, लेकिन जो केंद्र नेतृत्व तय करता है हम सब लोगों को उसको मानते हैं। ये ठीक है कि मेरा व्यक्तिगत विचार अलग हो सकता है उससे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व है, पार्टी ने जो तय किया है उसको हम मान रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इससे अच्छा कोई मटेरियल नहीं होगा। मटेरियल अगर ये कम से कम वो तो छोड़ दीजिए, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश जी का जो बेटा है जो राजनीति में आज तक नहीं आया, कम से कम उसका डीएनए तो साफ है, उसके डीएनए में भ्रष्टाचार नहीं है। तो जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस के गोद में बैठा हुआ, जो 74 आंदोलन से ही
उस समय से 1 लाख कूपन का हिसाब नहीं दिया था और जेपी ने उनको कमरे से उठा के फेंक दिया था कि जाओ, सवाल है कि नीतीश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो और आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। लेकिन उन्होंने जेपी की आत्मा को भी चोट पहुंचाया। वो बड़े नेता, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, रहनुमा रहे, मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूं। आज उनके लड़के, उनके खानदान, उनके वंशज चाहते हैं कि हम बिहार को, और ये सुन लीजिए, खानदानवाद, ये वंशवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, उग्रवाद, ये समाज का तोड़क है। इसलिए उसके लिए हमें जो भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा हम करेंगे। आगे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, अगर हमारे मुख्यमंत्री भी कोई बनेंगे तो हम एनडीए को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये थे हमारे अश्वनी चौबे जी, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया। मैं फिर आपको अगले साक्षात्कार में ऐसे शख्सियत के रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।